ओके। तो राजेश भाई, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मिस इन ए। कुछ कुछ भ्रांतियां हैं ए एल्कोहलिक्स एनोनिमस में। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न पूछूंगा। उसके बाद सभी मेंबर्स से भी निवेदन करूंगा, दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है आज के टॉपिक को लेकर तो आप जरूर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राजेश भाई, आज जब मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ना, शराब मैं कंट्रोल से नहीं पी पा रहा था। जब रोकना चाहता था तो रोक नहीं पाता था, कभी रुक जाती थी तो फिर वो चालू हो जाती थी। तो मुझे तो ये कहा गया था और मुझे तो यही लगा था कि यार ये शराब ही मेरी समस्या है। और जब मैं एएम आया तो ये भी बताया गया कि हाँ भाई, यहाँ पे आने से, यहाँ का चीजें फॉलो करने से आपकी शराब जो है वो बंद हो जाएगी। तो लेकिन धीरे धीरे आते आते पता चला कि यार ये सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है, बल्कि है ना, जीना मेरी समस्या है। तो इसके ऊपर आपके क्या अनुभव है, आपसे जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं पी है। थैंक यू सो मच ग्रुप का। और स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप, और आप लोगों को साधुवाद भी है कि इतना बेहतरीन मतलब एक फॉर्मेट सोचना अपने आप में एक अलग बात है जी। कि सीधी सीधी मीटिंग्स होती हैं। मैं भी पहली बार इस प्रकार की मीटिंग कर रहा हूँ। जैसे अनिरुद्ध जी ने मेरे को कॉल करा था तो मेरे को भी बड़ा थोड़ा मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इस प्रकार की मीटिंग जो है वो होनी चाहिए अल्कोहलिक एनोनिमस में। तो थैंक यू सो मच आपके ग्रुप का, और खासकर आभार उन लोगों का जो इस प्रकार के फॉर्मेट, आप लोगों की जो सर्विस टीम है उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आभार है उन लोगों का, और साधुवाद है यार आगे से भी इस प्रकार की मीटिंग जो है वो करने के लिए। तो धन्यवाद जी। आपने प्रश्न पूछा कि शराब मेरी समस्या नहीं थी, मुझे जीना नहीं आता था, ये समस्या लग रही थी। यही बोला ना आप लोगों ने, क्या आपने जी यही जी प्रश्न करा ना कि हाँ हाँ। तो अगर क्वेश्चन आप लोग ना उसमें डाल देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। अगर क्वेश्चन उस प्रकार से डाल दोगे तो सच में भाई मेरी सच में शराब समस्या नहीं है। शराब इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि भाई मैं तो समस्या लेकर आया कि भैया मेरी शराब किस प्रकार से छूटे, या फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में एंटर करा। वो तो थोड़े टाइम बाद मेरे को जब थोड़ा सा टाइम हुआ और मेरा 90 दिन के बाद मेरा रिलैप्स हो गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। और रिलैप्स हुआ नहीं, मैंने करा जानबूझ के। मुझे लगा यार अब कंट्रोल कर लेगा, और मैं जिस हालत में अल्कोहलिक एनोनिमस में पहुंचा था कोई भी चीज मेरी बची नहीं थी। मतलब इवन मेरा शरीर भी गया, और पैसा, घर, परिवार, सारी चीजें बॉटम लगा के आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी ये बात कि मैंने क्यों पी ली दोबारा। अब शराब का मामला ही नहीं है, वो तो बाद में लगा पता कि भाई साहब ये तो सिम्टम तो कहीं और है, लक्षण तो कहीं और है। और पेज नंबर जो 62 है बिग बुक का, वो कह रहा है राजेश की जो समस्या है। अच्छा सर, मैंने पूछा नहीं कि मेरे को 5-7 मिनट मिलेंगे, कितने मिलेंगे एक क्वेश्चन को वो करने के लिए? जी। मैं आप अपने सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। जी 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 जी। तो पेज नंबर 62 पे लगा पता कि भाई साहब मेरी समस्या सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस थी। बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि मैं जिस चीज की समस्या लेकर आया मैं तो उसकी बात करूंगा कि भाई साहब मेरी तो शराब छुड़ाओ, या पहली बात या कंट्रोल करना सिखाओ, या फिर मेरी शराब छुड़ाओ। लेकिन इन्होंने जब कांटा मोड़ा ना कि भाई साहब आपकी तो समस्या ही नहीं है, ये तो लक्षण मात्र है। आपको प्रॉब्लम जो है इज्म की है, और इज्म किसमें है कि आपके अंदर स्वार्थीपना और स्व केंद्रितपना की बीमारी है। अब भाई साहब ये नई चीज कहाँ से आ गई? और फिर जब सच में जब इस किताब को, बिग बुक को हम उठाते हैं और देखते हैं तो सच में पता लगा है, जब शराब का प्याला मेरे हाथ में नहीं था तब भी ये मैं स्वार्थ केंद्रित पने में था, या फिर स्वार्थी पने में। मतलब शराब तो बहुत बाद में आती है, 18 मतलब कोई 15 साल से पहले थोड़ी शराबी बन जाता, 15-18 भी जो भी हुआ किसी के पीरियड हो। तो मैंने देखा कि मेरे मेरे अंदर इस प्रकार की चीजें पहले थी।
और फिर एक चीज और लगा पता कि भाई मैं पीता क्यों हूं। फिर वो पता लगा जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला है कि भाई अस्थिर, असंतुष्ट और चिड़चिड़ा रहता है बिना पिए हुए। और जैसे ये दो मारता है, इसको पीज और ईज का एहसास होता है। और साथ के साथ कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इस किताब में, बिग बुक में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको प्रॉब्लम बोल के छोड़ दिया गया हो। साथ के साथ उन्होंने समस्या का हल बताया। अब पेज नंबर 62 पे ही उन्होंने पूरे तरीके से, और बीच के सेंटेंस जरूर मैं कोड करूंगा, तो उन्होंने बोला बी अल्कोहलिक मस्ट बी रिड ऑफ सेल्फिशनेस। हम शराबियों को इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, बी मस्ट, और इट किल अस। ये मार डालेगी मुझे, ये राजेश को मार डालेगी। अगर राजेश ने इस पर काम नहीं करा तो शराब जाना नहीं जाना मैटर ही नहीं है भाई साहब। दारू दारू तो मारेगी मारेगी इसको, इसकी ये चीजें इसको मार डालेंगी, ये तुम्हारे दारू के पास ले जाएंगी। और फिर गॉड मेक दैट पॉसिबल। और फिर नीचे इसी, अगर पेज नंबर 62 की बात करें तो नीचे बोला दिस इज हाउ एंड वाई ऑफ इट। कैसे होगा भाई और क्यों करें भाई? सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से कह रहा कैसे और क्यों, दो प्रश्न बिल ने पूछे और बिल ने आंसर करा। क्यों का जवाब दिया उन्होंने, इट डिडंट वर्क, इसने काम नहीं करा। पूरे जीवन को अगर मैं उठा के देख लूं, जब जब मैंने सेल्फ चलाया तब तक मेरी तोड़ाई। और दूसरी चीज कैसे करना है भाई साहब, तो उसने बोला क्विट प्लेइंग गॉड। बहुत पावरफुल सेंटेंस है। मैं गॉड नहीं बनता हूं, को बोले मेरे को, मैं डायरेक्ट बोले कि मैं भगवान बनता हूं, लोग ना, मैं नाटक करता हूं भगवान बनने का, घर वालों के लिए, परिवार के लिए, ए के लिए, जहां मैं जिस जिस भी जगह पर मेरा पार्टिसिपेशन होता है वहां पर मैं गॉड की भूमिका में आ जाता हूं। और फिर एक तीन साधारण जी उसने बातें बोली। कह रहा नेक्स्ट क्या करना है भाई? भाई भगवान को पिता बना ले, खुद बेटा बन जा, उसको डायरेक्टर बना ले, खुद एक्टर बन जा, उसको प्रिंसिपल बना ले, तू एजेंट बन जा, उसको फादर बना ले, क्रिएटर बन जा। क्या दिक्कत है भाई? तीन तीन पोस्टें तेरे को दे दी, भी तू बच्चा बन जा, तू एक्टर बन जा, तू नौकर बन जा। अगर तू इन पोजीशन को ले लेता है तो फिर तेरा एल्कोहलिक एनोनिमस में काम जो है वो सही तरीके से हो। फिर वो हम जैसे बाद में जो थर्ड स्टेप प्रेयर की हम बात करते हैं उसकी मेरी तैयारी हो जाती। तो सच में जो आपने बोला जी कि सच में मेरी समस्या कुछ और। पेज नंबर 52 जितने भी 8 और 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पेज नंबर 52 को जब हम जाते हैं तो अच्छा समझ ही नहीं आती कि भाई साहब शराब की समस्या की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो मेरा जीवन अस्त क्यों हुआ था उसकी बात कर रहा है। और सेकंड स्टेप में क्यों पूछ रहा भाई इस प्रकार के क्वेश्चन? ओपन माइंडेड करने के लिए, खुला दिमाग करने के लिए कि भाई क्या थी पर्सनल रिलेशनशिप में, की दिक्कत थी तेरे को? भाई नहीं बन पाया, बेटा नहीं बन पाया, पति नहीं बन पाया, चाचा नहीं बन पाया, फूफा नहीं बन। अच्छा जो भी मेरे को एक भगवान ने बनाकर इस धरती पर जिस भी रिश्ते के साथ भेजा, मैं भाई साहब रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं कर पाता था, या मैं रिजेंटेड हो जाता था, या मैं किसी के मतलब नीचे लग जाता था, या मेरे को कंट्रोल करने की आदत थी, या मैं डिपेंडेंट हो जाता था। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब तू इमोशनली क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता था अपने नेचर को? क्यों इमोशनल अनबैलेंस क्यों रहता है, या बहुत खुश या बहुत दुखी आत्मा? और बिल ने बड़े बढ़िया वर्ड अपनी बिल स्टोरी में यूज करे, या पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, या फिर वो धरातल जमीन दो हो जाना, इस प्रकार का क्यों दिक्कत है तेरे को? और क्यों मतलब हमेशा मिजरी और डिप्रेशन का शिकार, अच्छे तरीके से क्यों नहीं जी पाता था? क्यों लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? हमेशा डरों में क्यों रहता था? नाखुश क्यों रहता था? क्यों? अच्छा इसमें कौन सा मामला ऐसा है जो शराब से संबंधित है? सारे के सारे जो 7 से 8 7-8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये पूछा उन्होंने। और प्यारी लाइन क्या है जी इसकी लास्ट, मोर इम्पोर्टेंट देन वेदर वी वुड सी न्यू सीरियल ऑफ लूनर फ्लाइट, ऑफ कोर्स इट वाज। भाई मेरे से पूछ लो कि फॉरेन रिजर्व कितना होना चाहिए, मैं अपने वित्त मंत्री को सीतारमण जी को बता सकता हूँ। ऐसा कीड़ा है मेरे अंदर, मुझे पता है कि कौन सा, मतलब हर चीज का पता है मुझे, अपना पता है। मैं इन 8 प्रश्नों का मेरे पास कोई हल नहीं है। मेरे को ये पता है कि कौन सा अब नया, अगर वो पहले लेंगे तो पुराने डिजाइन दे देंगे, फिर नए वाले अलग हैं। मुझे बाकी सब पता है। तो भाई ये छोटी छोटी जो समस्या है ना, जिनसे मेरे को जीवन जीना है, एक हैप्पी, फ्री और जॉय की, जो फैमिली आफ्टर वर्ड में 3 सेंटेंस हमको मिलते हैं IRD से,
अस्थिर अस्थिर असंतुष्ट और चिड़चिड़े से जो मेरा सफर हैप्पी पीस जॉयस्टी का है, जो मैंने बीच का ये सफर तय करना है ना, वो है मेरी समस्या। मेरी समस्या सच में शराब की नहीं है, शराब तो लक्षण की है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश भाई। और मुझे है ना वो आपने लिविंग सोबर के ऊपर पिंक सिटी ग्रुप में अपने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है ना, काफी कई कई बार ओवरलुक भी जाती है, लेकिन मैंने वो सुना था और वहां पे भी जैसा आप एक एक लाइन को जो इम्पोर्टेंस देकर समझाते हैं, एक एक वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है ना, ये समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है चीजों को समझना। तो मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो है, मुझे जीना ही नहीं आता, किस तरीके से जीना है। तो इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है राजेश भाई दिमाग में कि अक्सर ये भी सुनते हैं हम मीटिंग रूम में कि अगर एक शराबी अगर चाहे तो उसको शराब के ड्रम में भी डुबा दो तो फिर भी वो शराब नहीं पिएगा, है ना। और तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या ये मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मेरे अंदर उतनी विल पावर आ जाएगी कि मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, और ये कैसे संभव होगा। जब मैं ए में नहीं आया था तब मैं कुछ भी नहीं कर पाता था शराब को लेके, कितना भी कंट्रोल करना चाहता था, और ए मीटिंग में बोलते हैं कि इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो इसके ऊपर आपके अनुभव कुछ शेयर कीजिए प्लीज। आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं जी, बड़ा प्यारा प्रश्न आपने पूछा। बिग बुक में 164 पन्ने में रिपीटली, मतलब टू वाइब्स में भी बोला है, फैमिली आफ्टरवर्ड में भी बोला है, किसी भी अल्कोहलिक की ड्रिंकिंग, उसकी टेम्पटेशन जो है वो उसे बंद करके नहीं कोई छुड़ा सकता। कोई भी हम 3 पर्टिनेंट आइडिया को लेकर चलते हैं। पहला है, मैं शराबी था, सही ढंग से नहीं कोप अप कर पा रहा था। दूसरा, कोई इंसानी शक्ति में वो सारी चीजें आ जाएंगी, वो रियाब भी आ जाएगा, वो जेल भी आ जाए, वो सब कुछ आ जाएगा। जो मेरे को कोई भी चीज जो है, हाँ कुछ टाइम के लिए हो सकता है बंद ही कर दो, मेरे को बेड़ियां मार दो, ताले मार दो, वो चीज जो है वो। और तीसरा पर्टिनेंट आइडिया है कि सेकंड आ गया कि कोई इंसानी शक्ति, और तीसरा आ गया ईश्वर कुड एंड गुड इफ ही बी वर्स आउट। हालांकि अंग्रेजी मेरी बहती है वो, अब मेरे को लग गया जी पता, आप लोगों को तो मेरे से, मैं आप लोगों के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों को भी पता है कि मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों एक जैसी है। तो उसमें अब तीसरा पर्टिनेंट आइडिया को अगर पकड़े तो भाई ये मामला कुछ और है। मामला वो है ही नहीं कि किसी मेरे को कोई कि अगर आप लोग शील्ड कर दोगे तो शील्ड करने के बाद मेरी टेम्पटेशन को रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता भाई साहब? 43 पेज BW लगा दिए मेरे को ये बात समझाने के लिए। भाई साहब पेज नंबर 21 पे और 23 पे, 23 पे तो वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है बिग बुक में कि द मेन प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिक सेंटर इन हिज माइंड। क्या भाई साहब? मेरे माइंड में ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन को कभी भी रोका नहीं जा सकता। ऑब्सेशन को कभी भी रोका नहीं जा सकता। मतलब ये नहीं बोला उसने कि शरीर में भी समस्या है, इसके ये भी समस्या है, वो भी समस्या है। मेन प्रॉब्लम उसने बोला कि इसका एल्कोहलिक माइंड है, और एल्कोहलिक माइंड को कभी भी नहीं कोई नहीं रोक सकता। और मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में लगभग 3 स्टोरी, 3 भी क्यों 4 स्टोरीज मेरे लिए दी। चारों ही केस में अगर हम देखें, चाहे वो जिम को पकड़ें जो दूध में डाल के पी गया था, फ्रेड को पकड़ें जिसकी अकाउंटिंग कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी थी, या वो बिजनेसमैन को पकड़ें जिसने मतलब 30 साल का था जब वो छोड़ दी शराब, मतलब एक गोल सेट करा कि यार इतने बिलियन की मेरी कंपनी बन जाएगी, और 55 साल का जाके वो पीना शुरू करता है। सब में एक चीज सामान्य निकल करके आई कि ऑब्सेशन के बिना इन्होंने दारू दी। अच्छा, रीजन अलग अलग है। जिम को देखे, जिम को पकड़े तो वो रिजेंटेड था अपने मालिक से, भाई उसकी, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको रिजेंटमेंट न खिलाई। और फ्रेड को देखे तो वो तो बड़ा खुश था कि मैंने सारे काम कर दिए, अपने पार्टनर को भी बता दिया, पूरा दिन बढ़िया गया, 7 स्टार होटल में है, तैयार श्यार होके गया,
कि 2 कॉकटेल लगा लूंगा यार रात के भोजन के साथ, तो बढ़िया काम हो जाएगा। 35 साल वाले को देखें, जो 30 साल का बिजनेसमैन था, उसने छोड़ी कि यार शराब जो है वो समस्या बन गई है मेरे व्यापार में, अगर मैंने व्यापार में सक्सेस होना है तो मेरे को शराब छोड़नी पड़ेगी। और 55 साल का वो पीना शुरू करता है। 25 साल की रिकवरी के बाद 60 दिन की ड्रिंकिंग पीरियड में उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो एक सामान्य चीज निकल कर आती है जी। पेज नंबर 43 पे जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीजें और छोटा छोटा करके ले इन चीजों को तो बढ़िया रहेगा। पेज नंबर 43 पे बॉटम पैराग्राफ में वंस मोर लिखा। अब ये वंस मोर का कोई इशारा कुछ और कर रहा। 48-51 पेज पढ़ने के बाद, क्योंकि 8 पेज हम डॉक्टर ओपिनियन के पकड़ लेते हैं और 43 पेज पे हम आ गए हैं जी। 51 पेज पढ़ने के बाद एक वो चीज कह रहा था, एल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम हैज नो अफेक्टिव मेंटल डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक। अब मेंटल डिफेंस क्या होता है जी? मेंटल डिफेंस ये होता है कि जैसे मैं रोज जाता हूँ, बात करते करते जाता हूँ, लीड मेरे कान में लगी होती है, जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ ऑटोमेटिक जहां खड्डा है ब्रेक पे हाथ चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है खड्डे की तरफ, लेकिन मेरे माइंड में डिफेंस लगा है उस खड्डे का। स्पीड ब्रेकर जितने भी रास्ते में ऑटोमेटिक, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और स्कूटी पर जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, या मेरा ध्यान कहीं भी ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाता है। क्यों भैया? क्योंकि मेंटल डिफेंस लगा हुआ है। वो मेरे को स्पीड ब्रेकर, चाहे मैंने देखा चाहे नहीं देखा, वो मेंटल डिफेंस लगा हुआ है। उसको देख लो, आगे देखते ही मेंटल डिफेंस लगा हुआ है। करंट को देख लो, हर चीज के लिए मेरे पास एक मेंटल डिफेंस है। लेकिन शराब के पहले घूंट के लिए मेरे पास मेंटल डिफेंस नहीं, फर्स्ट ड्रिंक के लिए। और वो कह रहा है एक्सेप्ट इन ए फ्यू रेयर केसेस नाइदर ही नॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन प्रोवाइड सच ए डिफेंस। कोई ह्यूमन पावर नहीं है, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे ए मेंबर हो, चाहे स्पॉन्सर हो, कोई भी हो, कोई भी मेरे को इस प्रकार का डिफेंस जो है वो नहीं दे सकता। हिज डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम ए हायर पावर। तो प्रोग्राम तो कुछ और बोल रहा है और मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ये डिफेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आएगा और वो है हायर पावर। तो इसलिए किसी भी शराबी की शराब को शील्ड करके नहीं रोका जा सकता। अच्छा, एक प्यारी सी और एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर फैमिली आफ्टर बर्ड में है, हाँ फैमिली आफ्टर बर्ड में, कि वो ग्रीनलैंड आइस कैप पे चला जाए, किसी शराबी को ले जाओ और उसे ना चारों तरफ 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर में जाके बंद कर दो कि तू अब बता तू कहाँ से पिएगा। वो लिखा हुआ है कि कोई ना कोई वहां पर भी आदिवासी हंगा हल्ला हो करता आएगा और भाई साहब वो उसको पिला के चला जाएगा, चाहे भाषा जानता हो नहीं जानता हो। यानी कि वहां भी शराबी एक तो जुगाड़ कर लेगा इतनी बर्फानी इलाके में नहीं, और दूसरी चीज वहां भी वो दारू पी जाएगा। ऑब्सेशन को कोई नहीं रोक सकता। ऑब्सेशन को रोकने का एक ही संसाधन है और वो है मेरी अवेकनिंग, मेरी सैनिटी रिस्टोर। मेरे एल्कोहलिक माइंड की जगह जब मेरा सेन माइंड हो जाता है तो फिर मेरा डिफेंस भी क्रिएट हो जाता है जी। और फिर पेज नंबर 82 पे वो सेम लाइन, या फिर 85 पे जो 10 स्टेप के प्रॉमिसेस हम पढ़ते हैं कि वो फाइटिंग भी बंद हो जाती है, आपकी तरह इसको डील करना शुरू कर देते हैं, सैनिटी रिस्टोर हो जाती है, बाकी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो इस चीज का एक ही संसाधन है जी कि मेरी सैनिटी जब रिस्टोर हो जाएगी फिर मेरे को किसी को भी शील्ड करने की जरूरत नहीं है जी। शराब मेरे हाथों में भी आ जाएगी तो भी मेरे दिमाग से 10 कदम दूर रहेगी। अगर मान लो कभी फिजिकली टच भी हो गया, कल को बच्चों की शादियां होनी है, घरों में शराब पड़ी रहती है, अगर फिजिकली मेरे हाथ में भी आ गई तो मेरे दिमाग से कम से कम 11 कदम दूर रहेगी शराब। पहले कदम और 11वें कदम में 11 कदमों का जो अंतर है वो मेरे दिमाग में एकदम डिफेंस बन के जो है वो आ जाएगा आगे, और फिर वो शराब ऑब्सेशन मेरा कभी भी नहीं बनेगा और बिना ऑब्सेशन के मैं शराब पीऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और ये लाइन जब भी सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ना यही लाइन थी जब पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि यार मैं ये उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट मुझे मानना पड़ेगा। तो इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसके बाद में हम फ्लोर ओपन कर लेते हैं प्रश्नोत्तर के लिए। देख रहा हूँ कि हैंड रेज भी हो गया है। तो अब बात आ जाती है उच्च शक्ति। हमारे यहाँ पे ये भी फ्री कर दिया गया कि भैया आपको ईश्वर ही नहीं बोलना है, आप हायर पावर बोल लो, और हायर पावर के कोई भी स्वरूप को आप स्वीकार कर सकते हो।
कई बार ऐसा भी सुन लेते हैं कि आप उस पेड़ को पकड़ लो, है ना, और कुर्सी को पकड़ लो। क्या ये भी सही स्वरूप है कि हायर पावर का, या फिर अपने मम्मी पापा को पकड़ लो? कंफ्यूजन होता है, कोई मानवीय शक्ति हमें शराब से दूर नहीं रख सकती, और यहाँ पे मैं अपने एक आदमी को मैं पकड़ के उसको हायर पावर बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपके क्या अनुभव हैं? आप प्लीज थोड़ा सा साझा कीजिए। राजेश भाई, आपका माइक म्यूट है। ओके 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 ओके, धन्यवाद जी। लैक ऑफ पावर मेरा डेलीमा है जी, पेज नंबर 45 बिल्कुल। क्योंकि क्यों है डेलीमा? क्योंकि मैं पावरलेस हो गया हूँ। अल्कोहल से नहीं, बाकी चीजों के भी बोल देते हैं भाई साहब तू पावरलेस है, तू नहीं कर सकता। तो अब मेरे को पावर चाहिए। अब अगर इसी सेंटेंस से ऊपर जो टॉप पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है, अवर ह्यूमन रिसोर्सेज एज मार्शल्ड बाय द बिल। जितने मेरे डॉक्टर है, दोस्त है, पंडित है, बाकी लोग हैं, ये भी मार्शल्ड बाय द बिल, वर नॉट सफिशिएंट। मैं जवाब नहीं भी दूंगा, ये सफिशिएंट नहीं है भाई साहब। दे फेल्ड अटरली, ये पूर्णतः सफल रहे थे। कोई भी, अब देखो, जब वो ह्यूमन पावर को ही नहीं मान रहा हायर पावर, तो ऑब्जेक्ट को कैसे मान लेगा? कुर्सी को, पेड़ को। अच्छा, मैं बड़ा भटका था, मैं बहुत भटका था। ये और पता नहीं आप लोगों ने यार क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए हो आप लोग। थैंक यू सो मच उस चीज के लिए, आपकी टीम के लिए जिन्होंने ये प्रश्न तैयार करे हैं। मैंने शेयरिंग सुन ली, मैं ग्रुप में गया, मैंने शेयरिंग सुन ली कि जी ओल्ड टाइमर थे और उस ग्रुप के सबसे बड़े ओल्ड टाइमर थे। किसी स्पॉन्सर से स्टेप शेयर करने की जरूरत नहीं है। किससे करे जी? पीपल के पेड़ के पास जाओ, चौथा कदम लिखो, पीपल के पेड़ को सुनाओ। नंबर 2, 50 रुपए रिक्शे वाले को दो, रिक्शे वाले को बोलो भाई साहब आधा घंटा आपके साथ घूमना है, आप मेरे को गलियों में या रोड पर घुमाते रहो, अपना चौथा कदम बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, जब खत्म हुआ तो उतर जाओ। 50 रुपए पहले दे दो चाहे बाद में दे दो। मैंने कहा ये ऐसा स्पॉन्सर चाहिए या ऐसा आदमी चाहिए? ऐसा आदमी चाहिए भाई साहब, या फिर स्पॉन्सर को गालियां देने वाला आदमी जो कह रहा था कि स्पॉन्सर ने बोला कि ये पेज नंबर 84 पढ़, मैंने 2 गालियां दी, स्पॉन्सर दारू पी गया, मैंने कभी दारू नहीं पी। अब मैं ऐसे लोगों से एकदम प्रभावित हो गया, और ऐसे लोगों से प्रभावित होने के बाद जब मेरा लेफ्ट हुआ और मेरी शराब नहीं छूट रही थी, और ये में आने के बाद भी सारे बॉटम हिट होने के बाद मैं रोने लगा। मैं मुझको मैं कह रहा भाई साहब मेरी शराब छुड़ाओ, मैं तो ये में आकर मर जाऊंगा। तब फिर जो थोड़ी सी सेंटेंस जो पल्ले पड़े थे कि भाई तू इनको मत देख। अच्छा, हमारी एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा भी बहुत कुछ है कि मतलब बहुत से लोग तो एल्कोहलिक है ही नहीं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या फिर ना वो कंट्रोवर्सी वाला सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन है ऐसा, अक्सर है। क्योंकि अगर हम 20 नंबर पेज पे देखें तो 3 कैटेगरी में बांटा उन्होंने बोला कि एक मॉडरेट ड्रिंकर है, एक हैवी ड्रिंकर है। मॉडरेट ड्रिंकर, हैवी ड्रिंकर जो है, अब हम तो डिफाइन कर नहीं सकते कौन मॉडरेट है, कौन हैवी है, कौन रियल अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है। लेकिन इन 3 चीजों को पढ़ने के बाद मेरे को जो 2 चीजों में पढ़ा कि मॉडरेट ड्रिंकर के पास भाई सब चॉइस है, सोशल ड्रिंकर के पास भी चॉइस है, हैवी ड्रिंकर के पास भी चॉइस है, लेकिन तेरे जैसे रियल अल्कोहलिक के पास चॉइस नहीं। तेरा ऑब्जेक्शन लिफ्ट करने के लिए करना पड़ेगा, तो उनकी इन्वेंट्रियां लेना छोड़। तेरे लिए जो ये चीजें जरूरी है, तेरे को हायर पावर का कंसेप्ट भी कैसे लेना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, जब ह्यूमन पावर नहीं हो सकती तो ऑब्जेक्ट कैसे हायर पावर बन जाएगा। और एक और प्यारा सेंटेंस है कि कोई सेंस तो हो। अब जो भाई साहब कह रहे हैं कि जी पीपल से सुना देना, अब मैं तो पीपल वाला 5वां कदम करना चाहता था, लेकिन वो पीपल वाला मेरे से हुआ नहीं, और मेरे 2.25 साल लग गए पीपल के चक्कर में या रिक्शे वाले के चक्कर में। वो तो भाई साहब प्रोग्राम तो प्रोग्राम के तरीके से ही होगा, जैसे 164 पन्नों में लिखा हुआ है। बाहर से भी करने की मेरे को जरूरत नहीं है, 164 पन्नों पर जैसे लिखा हुआ है, और मैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से करूँ ना। ये भी नहीं कि वो उसने बढ़िया करा, इसने घटिया करा, ये तरीका सही नहीं है। सबके तरीके अच्छे हैं, लेकिन कम से कम भी ये जो हायर पावर वाला कंसेप्ट है ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था जी इस चक्कर में। कुर्सी को मान ले, टेबल को मान ले, हाँ हायर पावर अगर मैं माना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का बिना जरूर जिक्र करा कि ये बहुत से जो नास्तिक
या अगयवादी टाइप, या किसी का डिनाइल ही नहीं टूट रहा, तो उनके लिए, जैसे बिल के लिए एबीटी ने बोला था ना, ये चिढ़ के बोले हुए सेंटेंस है। जब बिल मान ही नहीं रहा, वो बेचारा 1.5-2 घंटे से लगा हुआ, भाई साहब मैंने धर्म संचार कर लिया, मैंने हायर पावर के कंसेप्ट को लिया, मैंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाना चालू करा, ये काम करे, मेरे अंदर परिवर्तन आया, मेरी शराब छूट की, मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हुआ, बिल मान ही नहीं रहा किसी तरीके से। तब उसने चिढ़ के बोला, यार तू अपनी संत का ईश्वर ले गया ना भाई साहब। और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। जब ये 12 कदम लिखे गए, तो इनमें दूसरा, तीसरा, 7वां और 11वां कदम में डायरेक्ट गॉड शब्द का इस्तेमाल था, गॉड ही नहीं था। या मतलब तीसरे और 7वें में तो घुटनों के बल जाने का था और बाकी चीजें थी। तो ये सबसे बड़ा जाता है, सबसे बड़ा श्रेय हैंकपी को, जिंगी को, रूथॉक को, फिट्जमायर को और BW को। ये 5 लोग जो है ना, इन लोगों के कारण आज जो है हमारा कंसेप्ट है ना। और अल्कोहलिक एनोनिमस अगर सर हमारे पास पहुंचा है, यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस अगर दिल्ली में बैठा हुआ, एक हिमाचल के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, मेरे घर तक अगर मैसेज अल्कोहलिक एनोनिमस का पहुंचा, तो ये जो सेंटेंस है ना, हायर पावर वाला इतना विशाल कर दिया, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम हो, चाहे कोई अपनी समझ का ईश्वर हो, लेकिन यार कोई सेंस तो हो, कम से कम भी इसको ले ले, उसको ले ले, उसको ले ले। भाई साहब किसी भी चीज को नहीं मान सकता, तो मैं ये ग्रुप को या अल्कोहलिक एनोनिमस को अपनी हायर पावर के रूप में, मतलब ऑब्जेक्ट की बजाय मैं ए को, या भैया शराब मेरी बाहर किसी ने नहीं छुड़वाई, अल्कोहलिक एनोनिमस ने छूटी, तो ए को मैं हायर पावर के रूप में ले सकता हूँ। बल्कि अगेयवादी लेसन मेरे को, जब तक मेरा बिलीफ फेथ में ना बदल जाए ना, मैं रिपीटली पढ़ता रहा हूँ। ये मैंने प्रयोग करा था जी, ये वाला मैंने एक उपयोग करा था कि अगेयवादी जो लेसन है, बी एग्नोस्टिक, इसको अगर 3-4 बार पढ़ूंगा तो फिर सारे तर्क जो है ना, मेरे धरे के धरे रह जाते हैं। जब हर तरीके से बिल ने समझाने की कोशिश करी है कि ऑब्जेक्ट या ह्यूमन पावर नहीं हो सकती यार, हायर पावर ना, ह्यूमन रिसोर्सेज हायर पावर नहीं। वो जो मैंने सेंटेंस पढ़ा ना सर, कि मार्शर्ड बाय बिल, अगर ह्यूमन सोर्सेज एज अ मार्शर्ड बाय द बिल, ये भी तो बिल से ही बने हुए हैं ना, चाहे कोई भी हो, इन नॉट सफिशिएंट, दे फेल्ड अटरली। और शब्द भी, ये दोनों शब्द देख लो आप, दे फेल्ड अटरली को देख लो, पूर्णता सफल रहे थे, और सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हम लोगों को कुछ सेंस होनी चाहिए, जब हम हायर पावर के कंसेप्ट पर जाएं, तो कोई ना कोई सेंस होनी चाहिए उस बात की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। बहुत ही है ना इंटरेस्टिंग चल रहा है सेशन। और एक हैंड रेज है कृष्णा भाई का। कृष्णा भाई स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, मेरा नाम कृष्णा है, मैं एक नशेबाज हूँ। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाय कृष्णा भाई। हाय हाय। हाँ लाउड एंड क्लियर कृष्णा भाई। जी मेरा एक प्रश्न था अपना, कि मीटिंग ज्वाइन करने के बाद करीब 15 दिन तक मैंने मीटिंग ज्वाइन करी, 2 टाइम प्रेयर करता था, उसके बाद मुझे ऑब्सेशन आया। मीटिंग में कहते हैं कि हेल्प मांगो, पर ऑब्सेशन आने के बाद मैं हेल्प नहीं मांगता, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ती और मैं सीधा पीने चले जाता हूँ। किसी वो रिस्पेक्टेड ओल्ड टाइमर ने मुझे कहा कि 10 बार प्रेयर करो दिन में, मैंने वो करना चालू करी, उससे थोड़ा ऑब्सेशन मेरा कम हुआ। पर अभी भी मेरे अंदर फियर बना हुआ है कि ऑब्सेशन ना आए, बोले मैं ऑब्सेशन से बहुत डरता हूँ, बोले ऑब्सेशन आने के बाद मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा क्या आप शेयर करना चाहेंगे मुझसे कि जिससे मेरा ऑब्सेशन कम हो, जिसका इलाज हो, ऑब्सेशन रोक पाए? वो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब भाई साहब अल्कोहलिक एनोनिमस की 2 चीज। जी जी, मैं जल्दी तो नहीं आ जा रहा हूँ क्वेश्चन पे? नहीं सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी 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 जी, 2 चीजें हैं। एक है अल्कोहलिक एनोनिमस के टूल। ये टूल मेरे को स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, जब मैं पहली बार मीटिंग में आता हूँ, तो मेरे को कुछ टूल दिए जाते हैं। जैसे हॉल्ट का प्रोग्राम बताया जाता है, हंग्री नहीं रहना, ट्राइड, ये जो भी बताते हैं, लोनली, ये इस प्रकार के टूल बताते हैं। लेकिन जब मैं प्रोग्राम को पकड़ता हूँ, तो वो टूल का बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है कि भाई अगर मेरा ऑब्सेशन बन गया, तो मैं भरे पेट में, मतलब सैंडविच और बड़ा दूध का गिलास पीने के बाद, जब मेरा पेट लबालब भरा होगा, तो मैं दारू पी जाऊंगा, मैं दूध में डाल के पी जाऊंगा। ऑब्सेशन को लिफ्ट करने का और कोई तरीका नहीं है भाई। तो स्पॉन्सर लीजिए और स्टेप करने शुरू कर दीजिए। इस किताब को खरीदिए, स्पॉन्सर को दीजिए और उस स्पॉन्सर के साथ स्टेप करने शुरू कर दीजिए। बाकी तो सारे सर टूल हैं, ये ठीक है, मेरे काम आएंगे कुछ टाइम के लिए बचाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि फोन करो, फोन थेरेपी बड़ा काम आती है, कुछ टाइम के लिए तो रोक लेंगे ये चीजें, लेकिन सदा के लिए मैं सोचूंगी कि इन टूल्स के सहारे मेरा जीवन चलेगा। तो मुझे धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा भाई।
नेक्स्ट प्रश्न के लिए अनिल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भाई, शराबी अनिरुद्ध दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद विमल राजेश भाई। बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है और बहुत बातें समझ में आ रही हैं। जब मैं ए में आया था नया, तो मुझे एक बात बोली जा रही थी कि पहला 1 साल जो है वो कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, मतलब नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है या कारोबार में कोई नया कदम नहीं उठाना है। तो मैं तो शादीशुदा था, तो वो कोई रिलेशन का मुद्दा नहीं था, लेकिन काम का बहुत मुझे प्रॉब्लम थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था और कुछ करना तो जरूरी था। लेकिन मुझे ये बोला जा रहा था कि 1 साल तक कोई बड़ा कदम मत उठाना, जैसे जिंदगी चल रही है वैसे जी लेना। तो ये कहाँ तक सच होता है, इस बारे में मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू। अब देखिए अनिरुद्ध जी, आपको ये बोला और मेरे को बोला भैया काम पे जाइए। अच्छा, काम पे मुझे जाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि मैं काम छोड़ के बैठा हुआ था। अब मैंने बोला जी काम तो चल ही नहीं रहा, बात तो धंधा ही नहीं है, अब क्या करूं, दुकान पे जाऊं नहीं जाऊं। तो मेरे को एक एग्जांपल दिया था मेरे स्पॉन्सर ने कि यार रामू सुना है तूने? मैंने कहा नहीं जी, रामू नहीं सुना। कह रहे वो मंडी में है ना तेरी शॉप? मैंने कहा हाँ जी, मंडी में मोटर पार्ट का काम है। तो उन्होंने बोला होगा क्या कि तेरी बीवी पड़ोस में बता देगी कि भाई साहब खाली है, तो शाम को आलू जो है वाइफ जब 5-7 दिन हो जाएंगे तो बोलेगी भाई आप खाली तो बैठे हुए, जाओ आलू ले आओ 5 किलो। और पूरी गली की औरतें 5-5, 10-10 रुपए देके और वो पूरा झोला भर देगी। और अच्छा, किराए के पैसे कोई भी देगा नहीं और झोला वो 40 किलो का उठा के घर तक लाना पड़ेगा। अब मेरे को पहले दिन ही ये बोला गया कि भाई साहब काम पर जाना है, कोई चीज आपको, हम बोल ही रहे हैं ना जी, कोई शील्ड कोई टेम्पटेशन आपको रोक नहीं सकता है। और अभी प्रश्न भी मिलते जुलते ही आ रहे हैं। मेरे को ये अच्छा, ये सलाह देने की बजाय कि भाई साहब ये किताब उठाइए और आप स्टार्ट कर दीजिए प्रोग्राम, ये सलाह देने की बजाय बहुत से लोग, हाँ कोई बहुत ही प्रभावशाली कोई डिसीजन लेना हो, मान लो कोई आपने डील करनी है, करोड़ों की डील है, आपने कोई मकान बड़ा करना है, कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो मेरे को लगता है कि वो डिसीजन के लिए मनाही करी गई है कि यार कोई ऐसा ना हो कोई डिसीजन मेरा लिया हुआ फेल हो जाए, कहीं मैं दोबारा रिटर्न कर जाऊं अल्कोहल की तरफ। बाकी ये जी की नौकरी पर नहीं जाना है, बीबी नो बीबी, धंधा नो धंधा, काम नो काम, ये चीजें बोला कोई शर्त ही नहीं है भैया। और पहले ही उसने बोल दिया इफ वी प्लान टू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर प्लानिंग बना रहे हैं वनडे के हिसाब से तो शराब को छोड़नी नहीं है, वनडे के हिसाब से तो इमोशनल बैलेंस करना है। अगर देखें तो जितने भी टूल हैं उनको प्रोग्राम जो है अपोज करता है, लेकिन हमने अपोज नहीं करना है, टूल का सम्मान करना है। टूल मेरी कई चीजों में काम आते हैं, लेकिन प्रोग्राम को अलग तरीके से मेरे को लेकर चलना है। तो ड्रास्टिक कोई बहुत ही बड़ा कोई निर्णय डिसीजन लेना हो तो उसके लिए भी यार हमारे पास वो टाइमर होते हैं, स्पॉन्सर होता है, बाकी जो लोग होते हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जी काम पर नहीं जाना है। मैंने सुना है कि जी फिर वो 2-2, 3-3 महीने बाद वो बीबी जो है बोलना शुरू कर देती है कि भाई उठोगे नहीं, अब तो सोए रहोगे, लेटे रहोगे। और वो आदमी एक्सक्यूज बना लेता है कि स्पॉन्सर ने मना करा हुआ है जी कि अभी नहीं, धंधा नहीं करना है 6 महीने। अच्छा, अल्कोहलिक को भी बेचारे को क्या करे, वो भी बेचारा ऐसा प्राणी है कि उसे खुद ही नहीं पता। ये दुनिया का ऐसा सबसे निरीह प्राणी बोलता हूँ जिसे बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा अच्छा किसमें है, बुरा किसमें है, और उसे लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो उसका बुरा रहा होता है। तो इस प्रकार की चीजें प्रोग्राम जो कह रहा है जी कि सीधा सीधा इस किताब को उठाओ, पहले दिन से स्पॉन्सर लो और कदम करने शुरू कर दो जी। सिर्फ एक ही बात कर रहा है, बाकी ये चेंजेस दो, काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है जी मेरी नजर में अपने आप में। और मैंने फर्स्ट डे जिस दिन पहले दिन, और दूसरी बात मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि जहां मेरी शॉप थी बिल्कुल साथ में दोनों ही तरफ होटल है और दोनों ही दिन में शराब पिलवाते हैं। हालांकि कई बार भी निर्णय डिसीजन गलत हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इस पीछे जी। बिल जो है वो डॉक्टर बॉब के घर में रह रहे थे और डॉक्टर बॉब ने अचानक आके पहले पत्नी को पूछा कि मैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो कन्वेंशन है अंटार्कटिका सिटी में, मैंने वहां जाना है। तो उन्होंने जो पत्नी ने तो मना कर दिया, एन ने बोला बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन बिल डब्ल्यू में एक बात बोली थी, एन पूरी दुनिया शराब से भरी पड़ी है, कहाँ कहाँ तो रोक लेगी, अगर इसने पीनी होगी तो घर पे भी पी जाएगा, नहीं पिएगा तो हालांकि और रिलैक्स हुआ और बहुत भयानक रिलैक्स हुआ। लेकिन उस रिलैक्स ने, उस गंदे रिलैक्स ने पूरी दुनिया के रिलैक्स को रोक दिया जी। अगर मैं आज जिंदा हूं तो वो रिलैक्स भी कहीं ना कहीं पीछे वजह है कि वो कम से कम भी वो रिलैक्स डॉक्टर बॉब का हुआ, इतनी दुर्गति हुई, उठाकर लाने पड़ा टैंक रोड रेलवे स्टेशन पे। तो हिस्ट्री में हम लोगों को इस प्रकार के एग्जाम्पल मिल जाते हैं
हालांकि कई बार ये डिसीजन ऑपोजिट भी जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती जी। अगर इस प्रकार की चीजें जी, मैं नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं पीऊंगा, मैं घर पर खाली रह के भी पी लूंगा जी। मैं बोर होऊंगा, डिप्रेशन में जाऊंगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मैं उठाऊंगा पी जाऊंगा। इस प्रकार का कोई वो नहीं है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। बहुत सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन बढ़ रहा है आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न के लिए निशित भाई, स्वागत है आपका। निशित भाई, आप माइक अनम्यूट ऑप्शन, हाँ जी। हाँ, मैं रिलैप्स के बारे में जानना चाहता था। मेरा अभी अभी रिसेंटली रिलैप्स हुआ है, तो मैं क्या क्या और किन किस चीजों का ध्यान रखूं? लैब्स ओके। में सर मेन चीज ये है, उन जगहों पे नहीं, किसी प्लेसेस का जिक्र करा है कि उन जगहों पे ना जाऊं, उन दोस्तों के पास ना जाऊं जो चीज मेरे को टेम्प्ट करती हो। और कम से कम भी मैं जो भी मेरा लैप्स हो उसके कारणों को मैं लिख कर रखूंगा अपने पास, कि कौन से ऐसे रीजन है जिनके कारण मैं दोबारा स्लिप हो जाता हूँ। तो लैप्स को एज ए लेसन लेना है, लेकिन लैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी ये नहीं करना जी। मतलब रिपीटली ना आ जाए कि जी हाँ जितनी बार हुआ, हाँ जी पार्ट ऑफ रिकवरी है, पार्ट ऑफ रिकवरी है ना। ये एक बार हो गया जी, एक ही चांस मेरे लिए काफी है। और मेरे को उससे सबक लेना है, उससे लेसन लेके लर्न करके मेरे को दोबारा, मेरा भी मतलब 1.25 साल वो हालत खराब हुई कि मुझे गिनती भी भूल गई कि मेरे कितने लैप्स हुए थे। लेकिन वो पार्ट ऑफ रिकवरी ना मान के, मतलब मैंने भाग में नहीं लेना है जैसे कि रिपीटली जितनी बार लैप्स हो, अरे पार्ट ऑफ रिकवरी है, ना 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 भैया, मैंने लेसन लर्न करना है, वो लिख के रखने हैं जो रीजन है जिनके कारण मैं वो होता हूँ। स्टार्टिंग में जितने भी बोला स्लिपरी प्लेसेस का बहुत जिक्र करा हुआ है, वो वर्किंग विद अदर में भी आप पढ़ सकते हो जाके कि किन किन जगहों पे किन चीजों का मेरे को ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं और किस तरीके से। और उसमें भी एक ही चीज जो जोर दे के लास्ट के लेसनों में जो जोर दिया हुआ है लैब्स वाले बंदों को, उनको बोला ये कि भाई जब तक तेरा एल्कोहलिक माइंड है, जब तक वो सैनिटी रिस्टोर नहीं होती है, जब तक ऐसी जगह से जाने से बचे। मतलब जब तक मेरे अंदर ये चीजें डेवलप ना हो जाए कि मेरी आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागरूकता मेरे अंदर ना आ जाए, तो फिर बंदा पूछता है जी कब तक, तो तब तक जी जब तक मेरी सैनिटी रिस्टोर ना हो जाए, कम से कम भी मेरा 49 कंप्लीट ना हो जाए। चौथे से 9वां कंप्लीट होने के बाद फिर मैं चाहे ऐसी जगहों पे चला भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे पहले मेरे को इन चीजों का जो है विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच निशित भाई, थैंक यू सो मच राजेश भाई। दोस्तों, यदि किसी भी मेंबर का कोई प्रश्न है आज के टॉपिक को लेकर, आज का टॉपिक है मिथ्स इन ए। कई बार कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं, तो कोई भी ऐसा प्रश्न है जरूर आ गए, ये हैंड रेज कर अपनी प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जी प्रणाम भाई, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अमित भाई। नमस्कार दोस्तों, मृणाल शराबी। मेरा क्वेश्चन ये था कि चूंकि बहुत सारे नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं और मैं भी जब ए में नया नया आया था, तो हालांकि पहले दिन से मेरे को लग तो रहा था कि यार ए में कुछ काम हो जाएगा, मेरी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ए के और टच में आया, लिटरेचर पढ़ना शुरू करा, और मुझे ये पता चला कि यार ये तो अमेरिका में फाउंड हुई संस्था है। और उसके बाद नया नया आया था तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, गॉड गॉड शब्द बार बार सुन रहा था। तो अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि यार ये कोई ऐसी संस्था तो नहीं है जो शराब छुड़ाने के बहाने धर्म परिवर्तन करवा देगी। और मैंने और भी कई साथियों के मन में इस तरह के प्रश्न, इस तरह के कंफ्यूजन होते देखे हैं कि ये कहीं कोई रिलीजियस फेलोशिप तो नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो। बढ़िया प्रश्न है जी आपका। रीजन और देखो जी, जैसे हम बात रोलैंड हैजर्ड की करते हैं। पहले रोलैंड हैजर्ड जब डॉक्टर कार्लिन के पास गए, उन्होंने बोला भाई मतलब जब वो दोबारा लगे पीने और वो गया और वो उसने मतलब बड़े गुस्से में डॉक्टर कार्लिन को बोला रोलैंड हैजर्ड ने, भैया कोई एक्सेप्शन है, बात है कि या ऐसे टोपी तो नहीं बना रहा कि पार्टी बना के रख लिया हो। तो पेज नंबर 27 बिग बुक में उन्होंने बोला भाई मैंने सुना है, मैंने ठीक तो कोई नहीं करा, और तेरे जैसी डिस्क्रिप्शन वाला बंदा तो बिल्कुल ठीक नहीं करा। इसका मतलब ध्यान क्या देना है, रियल एल्कोहलिक डिस्क्रिप्शन वाला। और 3 चीजें उन्होंने बोली, आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन
और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उन्होंने बोला डिसप्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट, ये 2 वर्ड पकड़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट पुराने जितने भी मेरे आइडिया है, इमोशन है, एटीट्यूड है, उनको हटाना है और नए स्थापित करना है। अब आते हैं जी, जब उसने बोला जी हाँ मैं तो डेकन हूँ या मैं तो चर्च से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे तो दिक्कत ही नहीं भाई, वो नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से कांटा हल्का सा बदलता है कि भाई साहब रिलीजन और सिक्योरिटी में अंतर क्या है। तो मैं तो एक साफ सा अंतर देखता हूँ कि क्या कि रिलीजन जो है वो मैसेंजर को फॉलो करता है, और रिलीजन जो है वो मैसेंजर को फॉलो करता है। किसी भी रिलीजन को आप उठा के देख लो, क्रिश्चियन को वो उठा के देख लो, अब थोड़ा सा वो ना हो जाए, लेकिन चलो मैं डिस्क्राइब करने के लिए ईसा मसीह हो गए, या फिर मोहम्मदन को देख लो, मोहम्मद पैगंबर हो गए, हिंदुओं को देख लो, श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, जिस मर्जी को देख लो, हम मैसेंजर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैसेज खत्म हो जाता है, गुम हो जाता है, कोई फॉलो नहीं करता। अगर 100 साल पीछे देखें तो बहुत से ऐसे हमने देवता बना लिए हैं या बाकी जो बना लिए जो कोई मैसेज तो कोई और देने आए थे। मैसेज को हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहा, हमने तो उनको फॉलो करना शुरू कर दिया मैसेज को, किसी भी धर्म में। सिर्फ सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो मैसेज को फॉलो करती है, मैसेंजर की कोई वैल्यू नहीं है। मैसेज क्या है? मैसेज है 12 कदम, मैसेज है 12 परंपरा, मैसेज है 12 धारणा या कंसेप्ट, 12 + 12 + 12 36 प्रिंसिपल की एक संस्था है। जबकि हम उन चीजों को बैक करके कई चीजों को ऊपर ले आते हैं। तो सीधा सीधा जो मैंने करना है कि वो नैतिक मूल्यों का, चाहे वो बड़ा लंबा चौड़ा कितना भी लंबा हम इस पे वो कर दें, लेकिन मैंने जो मैसेज है उसको फॉलो करना है, उसी को फॉलो ही नहीं करना है। हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीस स्टेप, और फिर क्या करना है जी, कैरी दिस मैसेज टू द सफरिंग एल्कोहलिक। अंग्रेजी में सेंटेंस आगे पीछे कर लेना जी आप लोग, और इन्हीं और जीवन के सभी क्षेत्रों में इसको अभ्यास करना है। सिर्फ ये है कि मेरे को जब मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया, मेरे थॉट में, मेरे एक्शन में, मेरे व्यवहारों में जब परिवर्तन आ गया, तो यही मैसेज जो मैंने कैरी करना है सफरिंग एल्कोहलिक को। और नंबर 3 पे ये मैंने जीवन के हर क्षेत्रों में, मतलब अपने काम धंधे पे, अपने घर पे, अपने समाज में, अपने ये में किसी चीज को लेकर आना है। तो सिक्योरिटी जो है वो फॉलो करवाती है जी मैसेज को, और लीजन करवाता है फॉलो जो है वो मैसेज। तो ये मेरे को साफ साफ जो है वो अंतर समझ में आता है जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। जितने अच्छे प्रश्न, उससे ही ज्यादा अच्छा आपका उत्तर, कितना क्लैरिफिकेशन मिलता है। और हाँ, एक ये भी आता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं मीटिंग में कि हम अपने मैथ्स को मैसेज बनाते हैं और वो काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न के लिए दिनेश भाई, स्वागत है आपका। सॉरी यार, मैंने पहले ही माइक म्यूट कर लिया, पानी वाले हाथ लग गए थे यार। मेरा माइक ना, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, शायद मोबाइल चलेगा नहीं। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा इस फेलोशिप का हिस्सा बन के यार मेरे को। तो मैं यार एक ना, जो लिखा गंभीर मानसिक और जज्बाती लोगों से पीड़ित रहते हैं, तो मेरे को याद है यार 20-30 साल पहले की बात है, किसी ने मेरे को घड़ी मांगी यार, केशियों की घड़ी थी, तो वो उसने सिर्फ मांगी यार, मैंने उतार के दे दी है ना। तो आज का दिन मैं देखता हूँ यार, मना नहीं कर पाता मैं किसी को ना, कोई मेरे से कुछ मांगे तो मैं सोचता हूँ नहीं यार इसका हो जाएगा ना। तो मैं ये जज्बाती लोगों के बारे में अगर कुछ राजेश भाई बताएं तो धन्यवाद। थैंक यू। हाँ भाई साहब, बार बार एक शब्द आ रहा है इमोशन, और वो वर्ड बीच में ही है जी। इमोशन, आइडिया और एटीट्यूड, बहुत पहला वर्ड है वो इमोशनल। इमोशनली लगभग हर एक शराबी की मैं बात करूंगा, इमोशनली हम लोग वाकई ही अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति ठीक हो जाती है तो हम अपने आप को इमोशनल बैलेंस करना जान लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जी, BW का 1955 का, 1955 में। देखो बिल ने सब कंप्लीट कर दिया, 1938 में स्टेप लिख दिए, 1945 में लगभग लास्ट में उन्होंने ट्रेडिशन पे एक आर्टिकल लिख दिया था, 40 में ट्रेडिशन की लॉन्ग फॉर्म लिख दी, 47 में शॉर्ट फॉर्म कर दिया, 1950 में फेलोशिप ने अडॉप्ट कर दिया, 51 से कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर भी आ गया, 55 तक आते आते कंसेप्ट भी आ गए। अब BW घोर डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के बाद हालत खराब, और बिल ने एक आर्टिकल लिखा, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबरिटी, और हर एल्कोहलिक को वो जो है वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। इवन हम नहीं पढ़ते,
एलानॉन में, एलाटीन में और खासकर एसीए में ये बड़ा प्रचलित है, ये वाला आर्टिकल नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशन सोच। मैंने देखा कि वो बिल ने शुरुआत कहाँ से करी है कि ज्यादातर ओल्ड टाइमर हेलिस मतलब वो नर्क वाली स्थिति में इमोशनल अनबैलेंस होकर निकलते ही निकलते हैं। फिर मेरे को समझ नहीं लगी ये ओल्ड टाइमर का क्यों जिक्र करा है। होता क्या है कि भाई साहब मैं अपने अंदर की बात करना बंद कर देता हूँ और मैं मतलब वो ऐसे औरे में आ जाता हूँ, आपको तो बहुत पता है, आपको तो बहुत पता है, आपको तो बहुत पता है, इस औरे में आ जाता हूँ। और बिल ने लिटरली सेंटेंस लिखा कि स्टेप काम नहीं कर रहे, ट्रेडिशन काम नहीं कर रही, कंसेप्ट काम नहीं कर रहे, सर्विस काम नहीं कर रही, इवन संत फ्रांसिस प्रेयर भी काम नहीं कर रही मेरे को डिप्रेशन से निकालने में। दो वर्ड उन्होंने यूज करे कि जब तक मैं कंट्रोल और डिपेंडेंसी, इन दो वर्ड को, उस आर्टिकल को अगर गहराई से पढ़ेंगी तो मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जिक्र करा है उन्होंने कि मैं भाई होता क्या था कि मैं घोड़ा पीछे लगाता था, कार्ट आगे कर देता था और फिर पीछे से छांटा मारता था घोड़े को, चल धकेल इसको आगे कर। इमोशनल अनबैलेंस या नो बोलने की सबसे बड़ी स्थिति मेरे अंदर क्या होती है कि मैं हमेशा घोड़ा क्या मतलब है जी, सिक्योरिटी, और कार्ट का क्या मतलब है जी, मटीरियलिस्टिक। मैं मटेरियल को आगे बांध देता हूँ और सिक्योरिटी को उसके पीछे रखता हूँ। अब घोड़ा जितना मर्जी ताकतवर हो खींच नहीं सकता भाई साहब। अगर मैं आध्यात्मिकता को पीछे रखूंगा, मटेरियल को आगे कर दूंगा तो कभी भी। और बिल ने बोला जब वो कंट्रोल और डिपेंडेंसी की बात समझ में आई कि भैया जब तक मैं कंट्रोल करना नहीं छोड़ूंगा या मैं डिपेंडेंसी नहीं छोड़ूंगा, डिपेंड हो जाए या तो मैं किसी के ऊपर रहम कर्म पे जीना शुरू कर देता हूँ, या फिर मेरे को वो राजशाही तंत्र बहुत मेरे अंदर बसा हुआ होता है, या फिर मेरे को हुक्म मेरे आका वाले लोग चाहिए, या फिर मैं हुक्म मेरे आका वाली स्थिति में बन जाता हूँ। इस चीज को ब्रेक करने के बाद फिर स्टेप लगाऊं तब मैं इमोशनल स्टेबिलिटी पा पाता हूँ, नहीं तो मैं इमोशनल स्टेबल हो नहीं पाता हूँ। तो मेरे को बिल डब्ल्यू का वो आर्टिकल, कोई भी इमोशनल स्टेबिलिटी पे कोई प्रश्न आता है ना तो मैं उस आर्टिकल का जरूर जिक्र करता हूँ कि हर भाई को उस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस आर्टिकल में ज्यादातर ओल्ड टाइमर की जिक्र करा है बिल ने कि वो होता क्या है कि ज्यादातर जैसे जैसे मेरी रिकवरी बढ़ती है मैं इमोशनल अनबैलेंस ज्यादा होता चला जाता हूँ और उतनी ही मेरे को इमोशनल बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अगर मैं उस आर्टिकल का देखूं तो कंट्रोल और डिपेंडेंसी दो वर्ड को ढूंढना शुरू कर दो कि मैं कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा हूँ पीपल प्लेस थिंग, तो मैं डिपेंड तो नहीं हूँ पीपल प्लेस थिंग से। अगर मैंने इस चीज को समझ लिया, इस औरे को समझ लिया, तो फिर भाई साहब मैं अपने आप इमोशनल बैलेंस होना शुरू हो जाऊंगा, हियर एंड नाउ में आ जाऊंगा और फिर वो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये क्षण ठीक पास हो गया ना, बात खत्म है, इस प्रकार की स्थिति में मैं आ जाऊंगा। और जो वन डे एट ए टाइम की मैंने बात करी थी, ये 11वें कदम में जाकर ना, अगर हम बेसिकली देखें तो 11वें कदम का प्रोग्राम ही 2 पैराग्राफ में दिया हुआ। रात को सोते टाइम क्या करना है, तो उसने बोला रात को सोते टाइम मेरे को अपने से 3 से 4 प्रश्न पूछने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अगर सही है तो मैं सुबह इमोशनल हैंगओवर होकर नहीं उठूंगा और सुबह उठते ही मेरे को प्रार्थना करनी है कि भगवान 24 घंटे की इंस्पिरेशन दे दे, अब आगे क्या करना है। और दूसरी चीज, परमात्मा मुझे मेरी ये रिजेंटेड, ये बेईमानी, ये सेल्फ पिटी, ऐसे विचारों से जो है उभार रखी हो। और 24 घंटे का प्रोग्राम जो है वो एक दिन का वनडे का, जो वनडे करते रहते हैं हम, वो वनडे का प्रोग्राम मेरे को 11वां कदम जो है वो दे के चला जाता है। फिर मैं अपने आप को इमोशनल बैलेंस करना शुरू कर देता हूँ। बड़ा कठिन काम है भाई सर, ये वाला जो आपने प्रश्न पूछा ना, बड़ा कठिन काम है। और अल्कोहलिक के लिए सबसे बड़ा काम ये है कि अपने को अपनी आध्यात्मिक स्थिति बरकरार रखकर एक दिन के हिसाब से अपने आप को किस तरीके से इमोशनल बैलेंस करना। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच राजेश भाई। और ये बात अलग है कि हमारे पास में लिटरेचर में हमारे प्रश्नों के सवाल है, लेकिन इन सेशंस के थ्रू है ना ये समझ में आता है कि ओल्ड टाइमर के एक्सपीरियंस कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सतपाल भाई, स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम सतपाल है और मैं एक शराबी हूँ। काफी अच्छा लगा मुझे राजेश जी का ये उत्तर। और मैं अपना प्रश्न पूछने के पहले थोड़ा ये डिपेंडेंसी के बारे में अगर थोड़ा इलेबोरेट कर पाए राजेश भाई तो रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रश्न जरूर पूछूंगा। डिपेंडेंसी का सीधा सीधा कि पीपल प्लेस थिंग, चीजों का जो मैं अधीनस्थ हो जाता हूँ या डिपेंड हो जाता हूँ, हर तरीके से मेरे को कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, ओट चाहिए होती है। डिपेंडेंसी का तो सीधा सीधा कि ओट के बिना
किस प्रकार से भाई दो ही चीजें काम करेगी। देखो कितनी प्यारी चीज है कि सेकंड स्टेप में हमारे से क्या प्रश्न पूछा है कि भगवान है या नहीं। कितना प्यारा प्रश्न है कि अगर दोनों ही तरीके से, अगर भगवान है हाँ में उत्तर देगा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी उत्तर ठीक है, लेकिन भगवान है भी और नहीं भी वाला उत्तर नहीं चलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना वो वहां पर हायर पावर पर बेसिकली हमारा जो पूरे का पूरा ना गॉड डिपेंडेंसी पे ले जाता है। पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो मेरी अपनी डिपेंडेंसी, जो मैं छाती पे हाथ मार के बोलता था कि भाई साहब तू जानता नहीं है मैं क्या चीज हूँ, पहले मेरे को अपने ऊपर से हटाता है, फिर पीपल फेसिंग से डिपेंडेंसी मेरी हटाता है, फिर गॉड सफिशिएंसी या गॉड डिपेंडेंसी पे मेरे को लेके चला जाता है। पूरे का पूरा प्रोग्राम ही जो साउट वर्ड मैंने तीसरे में बोला था जी, तीसरे पर्टिनेंट आइडिया में जो वर्ड साउट है ना वो 11वें कदम में पहला शब्द है। मतलब इस प्रोग्राम को कितने बेहतरीन तरीके से बुना गया होगा कि तीसरे पर्टिनेंट आइडिया में शॉर्ट वर्ड उसने बोला गॉड कुड एंड वुड इफ वी वर साउट, उसको साउट थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड जो हम 11वें कदम में है। तो ये मेरी यात्रा है जी बेसिकली। मेरी चौथे से नौमा में सारी वो डिपेंडेंसी खत्म करवाते हैं। चौथे से नौमा जब मैं क्लीन हाउस करता हूँ तो मेरी डिपेंडेंसी खत्म होती है। 10वें में आके मेरे को फिर वो कंटिन्यू इन्वेंट्री का पता चलता है जी कि कैसे सांसों के साथ इन्वेंट्री, और 11वें में आके कॉन्शियस कांटेक्ट का मतलब ही गॉड डिपेंडेंसी है कि मेरे को ईश्वर के ऊपर उस हायर पावर या जो भी मैंने अपनी समझ का माना हुआ है उसके ऊपर मेरी सारी की सारी डिपेंडेंसी चली जाती है। उसके साथ मेरा सचेत संपर्क जो है मैं साधना शुरू कर देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। वो बड़े अच्छे से समझ में आया, लेकिन क्या मैं भूलने की भी मुझे थर्ड स्टेप भी मेरा बड़ा वीक है। और एक्चुअली अभी मेरा प्रश्न ये है कि 2 साल तक तो शुरू के रिकवरी में मैं जब तक रहा तो मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज्यादा नहीं था, घर से बाहर निकलना इतना ज्यादा नहीं था। अभी रिकवरी को 4 साल होने वाले हैं और सत्पाल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, चाहे सत्पाल भाई का कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रीतम भाई स्वागत है आपका। आवाज आ रही है भैया? लाउड एंड क्लियर प्रीतम भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है, मैं शराबी हूँ। केवल परमेश्वर कृपा को एनिमस आप लोगों के साथ इधर नहीं प्याज और एक शांति में जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये था कि पासीटॉन में जो बिल डब्ल्यू ने 12 स्टेप लिखे, उस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो उसने पहले की बार लिखा है वो शायद लॉस्ट हो गई थी ऐसा सुनने में आता है, और ये फिर रिकंस्ट्रक्टेड है क्या? जो बाद में ये अभी हम लोग जो पढ़ते हैं या जो करते हैं प्रोग्राम, वो रिकंस्ट्रक्टेड है क्या? फर्स्ट कॉपी उसकी गुम गई थी क्या? जो ओरिजिनली उनने एकदम से थॉट आते हुए लिखा था कंटिन्यूअस फ्लो में, तो सोचते जा रहे थे और कंटिन्यूअस फ्लो हो रहे थे, और उसके बाद वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी पहली बार वो गुम गई थी करके, और ये रिकंस्ट्रक्शन है उसका 12 स्टेप एप्रोक्सिमेटली है। ये सही बात है? अब देखो जी पेज नंबर 197 जिस किताब का आपने जिक्र करा 90 बल्कि 198 है सर, 198। हाँ नहीं एक 196, हाँ पासीटॉन की बात कर रहा हूँ। 196 से लेकर 200 तक पूरे का पूरा ऑर्गन बताया हुआ है बिग बुक का। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस पीले पेपर पर बिल डब्ल्यू जो है वो स्टेप को लिखते थे वो सच में गुम हो गया था, लेकिन जब तक वो कॉपी कई ग्रुपों में हो चुका था। बिग बुक को कैसे लिखा गया, बेसिकली जैसे वो पीले से कागज के ऊपर बिल जो है वो लिख लेते थे, उसके बाद वो न्यूयॉर्क के ग्रुप में जाता था, फिर एक्रोन के ग्रुप में जाता था, वो तब तक वो कई लोगों ने उसकी कॉपी जो है वो कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि वो जी कोई अलग से। और बिल डब्ल्यू ने अगर आपने पढ़ाई है वो आपको बिल्कुल सही है। और 198 मतलब 96 से इसलिए बोला कि वहां से शुरुआत कर दी थी बिल ने कि किस प्रकार से जो स्टेप का जो पूरे का पूरा, और सारा उन पेजों में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कौन कौन से पहला दूसरा तीसरा कदम जो डॉक्टर विलियम जेम्स की बुक वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस से उठाया बिल ने, वो टेनेट से जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेट थे वहां से आया। तो जहां जहां से जो स्टेप का बिल का थॉट आया। लेकिन अच्छा फिर स्टेप जो है वो सैम शूमेकर
6 स्टेप जो है वो फादर एडवर्ड, तो हर चीज के बारे में वहां पर जिक्र है जी। वो हालांकि गुम हो गई थी वो जो कॉपी थी जो पीले वाले कागज पे लिखते थे, लेकिन वो जब तक वो कई मेंबरों ने उसकी कॉपी जो है तो कर ली थी, और ओरिजिनल ही है जो आज हम पढ़ते हैं, वो वही कदम है जो आधे घंटे से कम समय में जो है बिल ने जो है वो वहां पर लिखे थे दिसंबर 1938 में। ओके थैंक यू जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरपाल भाई। सतपाल भाई, आपका प्रश्न था, यदि कंफर्टेबल हो तो आगे बढ़िए। सतपाल भाई, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी जी। हेलो। जी हेलो। सतपाल भाई, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा ये सवाल था कि 2 साल तक तो मैं घर के बहुत अंदर ही रहा, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी क्या है, मेरा 4था साल चल रहा है, मतलब पूरा ही होने वाला है, और अब मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, तो डॉक्टर से ज्यादा मिलना पड़ता है। नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं, नेगेटिव प्रभाव भी मुझ पर ज्यादा पड़ता है। और पहले मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई थी, अब धीरे धीरे मेरी मेडिसिन चालू भी हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मेडिसिन फिर से बंद हो, ये नेगेटिव प्रभाव मुझ पर ना पड़े, और मैं लोगों से मिलूं तो सही, लेकिन नेगेटिव कुछ भी ना लेकर आऊं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए भाई साहब, मेन चीज जो मेडिसिन से संबंधित है, कह रहे ये का कोई टेक नहीं है उसके मामले में, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को, किसी भी दूसरे मेंबर को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई साहब आप मेडिसिन मत यूज करो। पता नहीं कोई मेंबर, अगर वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन है तो भाई वो लेनी है। अगर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी हुई है और मैं अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए वो कर रहा हूँ तो नहीं लेनी। सीधा सीधा प्रश्न है। लेकिन ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि कब आपने कौन सी चीज को छोड़ना है, कौन सी चीज को आपने लेना है। और मेन चीज ये है कि नेगेटिव तो चारों तरफ है भाई सर, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का हो रहा इतना पॉजिटिव है ना, आप यकीन मानना कि जब भी मैं मीटिंग के बाहर भी निकलता हूँ, हालांकि मीटिंग और प्रोग्राम एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों की जो एनर्जी है वो मेरे में शिफ्ट हो जाती है, और फिर वो पता ही नहीं चलता कि कौन सी एनर्जी आप लोगों की मेरे अंदर जो वो आई है। तो इस तरीके से, और जो भी उस तरीके से जो भी मैं मान लो सब्सटेंस ले रहा हूँ, तो मेरे को जो एक्सपर्ट सामने व्यक्ति होगा उस लाइन का, उससे ही ओपिनियन लेना है, किसी ए मेंबर से। क्योंकि मैंने इसके खतरनाक रिजल्ट होते क्या देखे हैं जी। 6 साल की रिकवरी थी, और एक मेंबर वो रोज पूछता था, वो मीटिंग में शेयरिंग करता था, मैं जी वो दवाइयां लेता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, 10 पढ़ा हुआ आदमी, उसको अब दवाई खा रहा, इससे अच्छा तो दारू पी ले। अब उस मेंबर ने दारू पी ली, आज तक वो बंदा सोबर नहीं हो पाया। और बाद में जो उसने बोला, वो यूएसए रिटर्न था, उसको मेडिकली इतनी दिक्कत थी उसके माइंड में, कि थैकिस की प्रिस्क्राइब करी हुई दवाइयां खा रहा था। तो इस प्रकार की जो चीजें है ना, ये बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा कर सकती हैं। और भी एक एग्जाम्पल मैंने सुना था किसी ग्रुप का, कि किसी मेंबर को बोल दिया कि अरे तू ए में आ जा, तो तेरे को दवाई दी की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, चल। उसके वो पेट में पानी भरा हुआ था, पता नहीं क्या था, वो मीटिंग में बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास उठा के ले गए। उसने बोला अगर 2 दिन लेट हो जाते तो ये बंदा मर जाता है, इसका वो ब्लास्ट हो जाता अंदर, वो लीवर पता नहीं क्या डैमेज हो गया था। ये 2 सच्ची कहानियां मैंने अपने सामने होती हुई देखी। तो कोई भी मेंबर इस प्रकार की चीजें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई चीज है, वो भाई साहब, भाई मेरे को क्या पता, जब मैं, मेरे जैसा आदमी कैसे किसी व्यक्ति को बोल सकता है कि तू भाई साहब नशे की दवाइयां ले रहा है, या तू छोड़ दे, या ले या खा ले या ना खा। तो इस तरीके से भाई साहब, जो भी आपका तो प्रोफेशन ही मेडिकल है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से इस बारे में सलाह लीजिए कि कब कौन सी मेडिसिन जो है वो लेनी है आपने, कब कौन सी मेडिसिन छोड़नी है। और वो तरीके से, और उनके कई बार वो डोज कम करते चले जाते हैं डॉक्टर, उस प्रकार से भी होता है। अब मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था जी, इसलिए मैंने ये बात जो है वो शेयर करने की कोशिश करी है। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, ये
मेरे भी मन में प्रश्न था। अक्सर बोला जाता है, ये मिथ भी है कि ये मेरी सब समस्याओं का समाधान है। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए सही में सही उपचार की भी जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। यदि किसी और मेंबर का भी कोई प्रश्न हो तो आ गए दोस्तों। हम लगभग 10:57 पे समाप्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी मुकेश भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, मैं कैलकोलिक। हाय मुकेश भाई। आए जी आए। प्रभु की कृपा से, फेलोशिप की मदद से, भाइयों के सहयोग से शराब के पहले जहरीले जालने में गुट से दूर हूँ। किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया यार। काफी बेहतरीन तरीके से बता रहे थे राजेश भाई, जो है ना, मैं देख रहा था, सुन रहा था इनको, जो है ना, कि मेरे माइंड में जो है ना डिफेंस नहीं लगा हुआ उस चीज का, जो है ना, शराब के प्रति। हर चीज के लिए डिफेंस काम कर जाएगा। मेरा बिजनेस में ब्रेकर का, गड्ढे का, हर चीज पे काम कर जाएगा, लेकिन इस पे काम नहीं करता। मैं अपने बारे में वही पूछना चाह रहा था। जैसे 2.25 साल हो गए मेरे को रिकवरी में चलते हुए तकरीबन, और वाइफ आज तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। अगर मैं काम धंधा कुछ करने की सोचता हूँ या वो करता हूँ तो कहती है मेरे को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। और आज मैं मीटिंग गया था तो वहां पर मेरे को सुनने में आया था कि जब तक मैं कदम नहीं करता हूँ ना, जब तक मैं, मतलब जो है ना, संबंध मेरे स्थापित नहीं हो पाएंगे, मतलब सही तरीके से संबंध मेरे बिगड़े रहेंगे। भले ही मैं शराब से दूर रहूंगा, लेकिन रिश्तों में सुधार नहीं आएगा। और 9वां कदम मेरा अभी हुआ नहीं है। 9वां कदम करने से कहीं ना कहीं मेरे को बहुत भारी पहाड़ सा लगता है कि यार किस तरीके से करूंगा, कैसे करूं इसको। पूरी आपस सी नजर आती है, क्योंकि जो वाइफ जो है ना, वाइफ आज की डेट में भी यार सही तरीके से बात नहीं करती है, जो है ना, मतलब चिड़चिड़ेपन में रहती है, बात नहीं करती है सीधे मुंह। तो मेरे को वही डर बना रहता है, मैं 9वां कदम करूं तो किस तरीके से करूं। तो इसके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब जिससे मतलब मैं आगे बढ़ सकूं। यही दिमाग में चलता रहता है मेरे को, जो है ना, शराब का विचार नहीं है हालांकि मेरे को। और मैं मीटिंग के भी पूरा, मतलब मीटिंग टू मीटिंग जाता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे को दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी रहती है यार, वाइफ के साथ संबंध कैसे सुधरेंगे। और आज भी जो है ना, मेरे चाचा के लड़के की डेथ हुई थी ना, तो मतलब जो है ना, मेरे बजाय मेरी वाइफ के नॉलेज में आया कि अभी डेथ हो गई है, तो ये खुद अपना निकल के चली गई बेटे को लेकर के। और मेरे को तो जाने के टाइम पे बोला खाली, वो अनिल जी एक्सपायर हो गए, वहां जा रही हूँ मैं, चाचा के लड़के। तो मतलब परिवार, मतलब जैसे ब्रदर वगैरह हैं, वो भी मेरे को डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं कि भाई अब तो शराब नहीं पी रहा है, 3 साल हो गए हैं तकरीबन, तो मैं मुकेश को फोन किया जाए कि वो आएगा यहाँ पर, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है डेथ होने के बाद में, उसके अंदर अपना भाग दे। तो इसके लिए मतलब 9वां कदम काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा कुछ मैं मान सकता हूँ इसके लिए, जो मेरे पेमेंट्स वगैरह होने हैं उसके लिए जो है। हाँ मुकेश जी, आप प्रश्न भी कर रहे हो, उत्तर भी दे रहे हो, दोनों बातें हैं उसमें। हालांकि नहीं, वो जो 9th स्टेप का आप जिक्र कर रहे हो, हालांकि डॉक्टर बॉब के रिलैप्स का डॉक्टर बॉब ने यही कारण देना था कि वो अमेंड करने को तैयार नहीं था। वो बोलता था मेरे प्रोफेशन पे बुरा असर पड़ जाएगा यार, मैं तो अमेंड नहीं करूंगा, ये वाला पोर्शन नहीं करूंगा। अब आते हैं जी मेन चीज। भाई साहब, कोई भी रिजर्वेशन, लर्किंग मोशन, भाई बीबी आ जाएगी, नहीं आएगी, बंदा आ जाएगा, नहीं आएगा, कोई शर्त नहीं है मेरी रिकवरी के लिए। और तीसरी बात, मेन चीज, हमारा प्रोग्राम रिलेशनशिप को डेवलप करने का तो है, लेकिन मैं रिजर्वेशन लगा के ना बैठ जाऊं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई इच्छा करी हुई है और 12 कदम कहीं नहीं लिखा है, 12 कदम करने के बाद इवन ये भी नहीं लिखा है कि 12 कदम करने से मेरी शराब चली जाएगी। ये तो जरूर लिखा है कि अगर मैं 5वां कदम नहीं करूंगा तो मैं पक्का दारू पी जाऊंगा, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि भाई साहब 12 कदम करने के बाद कोई भी दारू नहीं पिएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इमोशनल बैलेंस के साथ जरूर उन्होंने कंपेयर करा है कि अगर मेरी आध्यात्मिक स्थिति मेरी ठीक रहती है एक दिन के हिसाब से, तो मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, तीसरी बात, आप एक चीज तो पक्की मान के चलना कि भाई साहब कोई भी चीज है, जब तक मैंने उसका टेस्ट लिया नहीं तो मैं उसके बारे में क्यों कैसे बोल सकता हूँ कि भाई इसका कैसा है। मान लो मैंने कड़ी खाई नहीं, तो मैं कड़ी के फायदे या नुकसान नहीं बता सकता। तो कम से कम भी ये 9 माह कर लो, फिर कम से कम भी आपकी शेयरिंग को भी सुनने को मिल जाएगी कि 9 माह करा तो विशेष बंद अच्छे हो गए। क्योंकि अमेंड तो देखो जी, अगर 8वें कदम में बिल ने एक यूज करा, अमेंड सॉरी बोलना नहीं है, अमेंड है जो मैंने पास्ट में डैमेज करा है उसकी भरपाई करना अमेंड है।
तो अमेंड में ये ना समझ लूं कि ये अमेंड मैंने सॉरी बोल दिए या किसी के पैसे देने तो वो दे दिए, वो अमेंड नहीं है। अमेंड वो है जो मैंने डैमेज करा है और उसकी रिकवरी अमेंड है। वो वर्ड बिल्कुल क्लियर है। 8वीं कदम में ये लाइन जो है बिल्कुल प्यारी लगती है मेरे को, ये लाइन कि अमेंड की डेफिनेशन ही है। तो इस प्रकार से आप करके देखिए और बिल्कुल ये होने वाला है, रिलेशन वाकई ही बेहतर होंगे। और फैमिली आफ्टर वर्ड का कम से कम भी पहला पैराग्राफ जरूर, पहले 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ने चाहिए कि भाई मेरे इंस्टिंक्ट अगर हैं तो बीवी के भी हैं, बच्चे के भी हैं, और उनमें टकराव होता है। और जब दोनों की इंस्टिंक्ट टकराएगी, मेरे बच्चों से टकराएंगे, मेरे बीवी से टकराएंगे, उनके मेरे से टकराएंगे, तो एक शब्द लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड अनहैप्पीनेस, तो रिजल्ट कला कलेश और नाखुशी होगी। तो ये चीज है, आदमी सामने वाले को तो बदल नहीं सकता। अब बीवी को तो कोई ऐसा है नहीं कि बीवी का वो कोई प्रोग्राम करवा दे, कितना भी प्रोग्राम का धनी बीवी का प्रोग्राम तो नहीं करवा सकता कोई। तो इन्वेंट्री अपनी लेकर अपने ऊपर जब मैं काम करूंगा, सीइंग इज बिलीविंग, एक वर्ड और यूज करूंगा, एक वर्ड फैमिली आफ्टर वर्ड में लिखा हुआ सीइंग इज बिलीविंग। जैसे जैसे मेरे व्यवहारों में परिवर्तन आता है, वो देख कर घर वालों में परिवर्तन आएगा। मेरे दिमाग में कभी ना आ जाए कि इनके अंदर परिवर्तन आए तो मेरे अंदर आए। देख कर, सुनकर नहीं, बोल वचन करके नहीं, बातें करके नहीं, सीइंग इज बिलीविंग। जैसे जैसे मेरे परिवार जो मेरे व्यवहारों में परिवर्तित हुए देखता है, वैसे वैसे वो अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अल्कोहलिक को उसके बड़े अच्छे संबंध हो जब ये में आया हो, लेकिन मैक्सिमम अगर उन लाइनों को हम फॉलो करें जो हमारी किताब में लिखी हुई है, तो हमारे संबंध बेहतर ही होते हैं और बढ़िया से बढ़िया होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था और बहुत ही सुंदर तरीके से राजेश भाई आपने एक्सप्लेन भी किया। दोस्तों, यदि आपका भी कोई प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, निवेदन करना चाहूंगा, आगे आइए, हैंड रेज कर आप अपनी शेयरिंग की इच्छा, प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जी अरविंद भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित भाई। मैं अरविंद अल्कोहलिक, नमस्कार भाइयों, अरविंद अल्कोहलिक। ईश्वर के पास एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। आभारी हूँ ईश्वर का, ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन सुन पा रहा हूँ। राजेश भाई ने अभी एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें वो मुझे बहुत अच्छा छू गया कि जैसा बताया जाता है ये रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि ये ना समझो, रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये कहीं एक रिलैक्स होने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देता है। तो मैं इस पे चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें, इस चीज कि ऐसा ना समझे कि रिलैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जी हाँ जी, रिलैक्स, देखो जी, रिलैक्स को हमने सबक के रूप में लेना। सीधा सीधा सेंटेंस है, मैंने नहीं सीखा है ना, हम लोग दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी कि मैं दूसरे के एक्सपीरियंस तो सीखता ही नहीं हूँ, एज येट मैं मानता नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखता हूँ। भाई जब मेरे लगातार रिलैक्स हो रहे थे तो एक दिन वैसे ही मेरे माइंड में आया, भाई अपने एक्सपीरियंस से तो सीख भी। बार बार कितनी बार सेम इंसिडेंट, ट्राइबल एक्सक्यूज एक बिल ने इस्तेमाल करा है बिग बुक में, ट्राइबल एक्सक्यूज कि पूछे भाई क्यों पी ली। बेवकूफों वाले होते हैं वो, मैच जीत गए, मैच हार गए, वो लग गया, पर्स गिर गया, बीवी ने बोल दिया, बच्चे ने बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने गाली दे दी, पैसे नहीं आए, ये नहीं आए। अबे कब तक इन एक्सक्यूज को लेके साथ में इनका भंडारा बांटता रहेगा। किसी दिन तेरा केक कट जाएगा भैया। इसको एज ए एक्सपीरियंस और लेसन बनाकर जीवन में वो वाली चीजें जो है वो, मैंने कुछ भी हो जाए यार, मैंने ये वाले काम जो है वो करके, और कोई भी शर्त नहीं है, कोई रिजर्वेशन, कोई शर्त नहीं है मेरी रिकवरी के लिए। कंडीशन पर रिकवरी नहीं मिलेगी भाई साहब, ये मेरे को लिख लेना चाहिए कि कोई कंडीशन नहीं है मेरी रिकवरी के लिए। और एक वर्ड आता है जी होपलेसनेस, बार बार एक वर्ड आ रहा जी, सरेंडर या पावरलेसनेस। शराबी की प्रकृति नहीं है भाई साहब, ना सरेंडर है ना पावरलेसनेस है, ये मेरी प्रकृति के बिल्कुल दो ऑपोजिट वर्ड है। जैसे मान लो किसी आदमी को बोला जाए कि भैया सिर के भर चलना है ना, एक शराबी के लिए शक्तिहीनता या सरेंडर, ये दो शब्द जो है वो उसकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है।
लेकिन ये एक सेंटेंस आता होपलेसनेस। इन 2 सेंटेंस से पहले एक जो होपलेसनेस कंडीशन है ना, मेरे को वो ध्यान में रखनी है कि भाई जितनी बार पीऊंगा उतनी दुर्गति और पिटने वाली है, ना पी पा रहा हूँ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। होपलेसनेस का भी मैंने वर्ड, हो सकता है कि ये डेफिनेशन ना हो और उचित ना हो, लेकिन मैंने अपने लिए जो निकाली थी कि मैं पी भी नहीं पा रहा था और छोड़ भी नहीं पा रहा था, वो होपलेसनेस कंडीशन जब मेरे को समझ में आई तब मैं पावरलेसनेस पे गया। और बिना पावरलेसनेस के कोई मतलब ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। वो जो टोलो बाई टोलो में पहला पैराग्राफ लिखा है ना कि हाथ में प्याला लुए हुए मैं ऐसी सूक्ष्म तलब का शिकार हो गया था जिसे किसी भाग्य की क्रिया के द्वारा ही हटाया जा। हाथ में प्याला लिए हुए मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पेट पूरा शराब से भरा पड़ा है और दिमाग में अल्कोहलिक एनोनिमस है ना, ये मिश्रण भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो मिक्सर है ना, ये बहुत डेंजर है कि वो दिमाग में तो ये चल रहा है और पेट में शराब चल रही है। तो इस प्रकार के मिश्रण को बनाने का मैंने वो नहीं करना है। होपलेसनेस समझ के पावरलेसनेस पे आना कि भाई साहब मैं नहीं इससे फाइट कर पाऊंगा, ये बड़ा ताकतवर चीज है, मैं जितनी बार इससे फाइट करूंगा ये मेरे को मारेगी। डाउन द काउंट कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करा है बिल ने, देयर इज ए सोल्यूशन में डाउन द काउंट होता है 10 9 8 7 6 5 3 2 1 एक बोलते हो चित्त हो जाता है ना पहलवान, ये डाउन द काउंट करेगी भाई। जितनी बार लैप्स होंगे ना उतनी बार तो अपनी काउंटिंग नीचे करता चला जा, लेकिन ऐसा ना हो जाए यार 2 1 हो और दोबारा मैं उठ ही ना पाऊं। तो उससे पहले कम से कम भी मैं इस चीज को समझाऊं, होपलेसनेस के बाद पावरलेसनेस और करंट। धन्यवाद। बहुत आभार धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। दोस्तों जी विपिन भाई स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरपर्सन साहब, आपने बोलने का मौका दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हाय दोस्तों, मैं शराबी विपिन। बहुत ही अच्छा सारे जो क्वेश्चन वगैरह है, एक मन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था और द्वंद्व था मेरे अंदर। और एज ए न्यू कमर के हिसाब से मैं ना मेडिसिन लेके आया था, एज ए न्यू कमर के हिसाब से ना मैं रिहेब होके आया था। और मेरे मन के अंदर एक डर था जी 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 विपिन भाई। कि माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी खांसी वगैरह बाकी आ रही थी। तो मेरे मन के अंदर वो द्वंद था या बहुत शंका थी कि शायद बगैर रिलैप्स के क्या मैं उन 12 कदमों को समझ पाऊंगा, या उस तकलीफ को जो मैं शायद नहीं झेली है, या ओल्ड टाइमर वगैरह, या जो भी बोलते हैं कि क्या जब तक मैं उस टच स्टोन को या वो दर्द को नहीं झेलूं तब तक क्या मेरे अंदर से वो 12 कदम करने में दिल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था स्टार्टिंग समय में, कि मैं रिलैप्स नहीं हुआ हूँ और मेरे मन के अंदर वो डर भी था रिलैप्स का। और अब जो ये 12 कदम मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी क्या मुझे वो दर्द की उस लिमिट को सहने के लिए या उन चीजों को सहने के लिए फिर मेरे मेंटल स्थिति को किस तरह से प्रिपेयर करूं, क्योंकि बार बार वो चीजें मेरे दिमाग के अंदर वो मुझे परेशान करती थी। और अभी भी कई बार वाली चीजें परेशान करती है। जब एक ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने बोला था कि अरे तू तो शराबी है ही नहीं, इतना कम करके आया तो शराब ही नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द या इस तरह की जो चीजें होती है, तो उन चीजों से मैं किस तरह से बाहर निकल पाता हूँ, या उस चीजों से मैं किस तरह से बाहर निकल के आ सकता हूँ। अब पहले तो जी जो भी आदमी इस प्रकार की बात बोले उसके तो एक ही बोलना है कि हमारी संस्था का डिजायर टू टॉप लिमिटिंग है, वो भी नहीं है। केम टू बिलीव से भी लोग, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पी रहा है आदमी या किसी ने बोला हो कि भाई साहब बाहर चल जाओ। तीसरी परंपरा हर एक अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को विशेषाधिकार देती है। मैं अगर मैं कह रहा हूँ मैं शराबी हूँ तो मैं हूँ। और नंबर 2 जी, एज येट को समझू कि जो नहीं हुआ है अगर मैं पीता रहा। कई लोग जो है वो 1 पैक 2 पैक पे अल्कोहलिक एनोनिमस में आगे। मेरे घर के बच्चे हैं जी, 3 बच्चे इस टाइम ये मेंबर है।
और अच्छी अच्छी रिकवरियां निकाल रहे हैं। तो जो मेरे 25 साल दुर्गति हुई, यानी कि मेरी एक टांग चली गई, 90% हैंडीकैप हुआ, मेरा धंधा इतना बड़ा था, ट्रांसपोर्ट का काम था, फाइनेंस का काम था, सारे का सारा बर्बाद हुआ, 20 ऑपरेशन हुए, अपने पूरे परिवार को मैंने उस पे ला दिया। तो वो सारे का सारा एरिया वो बच गया बच्चों का। वो थोड़ा सा झटके लगे और वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गए। तो मैं तो उनकी तरह की, जिनके गैराज में 2 गाड़ियां खड़ी हैं या जिनके पास जो बैंक बैलेंस अच्छा है, बाकी लोग भी वो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, मैं सिंपल तरीके से 164 पन्ने में पहली बात तो मैं स्पॉन्सर लूंगी और उसे बोलूंगी किताब से मुझे स्टेप करवा दीजिए, बस बात खत्म है। और जो अच्छा लगे वो लेना है जी, हर बात को कैरी करके नहीं ले आना है अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि किसी की बीमारी को मैं उठा के अपने साथ कैरी करके घूम रहा हूँ और उन शब्दों को जो है वो अपने अंदर एनालाइज कर रहा हूँ। इस प्रकार की शेयरिंग को मैंने एनालाइज नहीं करना है। जो मेरे मतलब की चीज है वो मैंने कैरी करके लेकर आनी है, जो मतलब की चीज नहीं है वो वही कमरे में उसी तरीके से छोड़ आनी है। मुझे नहीं पता कोई बीमारी बांट रहा, मुझे नहीं पता रिकवरी बांट रहा, मुझे रिकवरी लेकर आनी है वहां से। मुझे जो अच्छी चीजें हैं प्रोग्राम में वो उठाकर, प्रोग्राम में नहीं इन द सेंस की मेंबरों के बीच की जो चीजें हैं, जो इस प्रकार की चीजें करते हैं, टाउंटिंग करते हैं या इस प्रकार से करते हैं, मुझे उनको दरकिनार कर देते ना। वो भी बुरे लोग नहीं है, वो भी बेचारे बीमार है, हो सकता है मेरे से ज्यादा हो या मेरे से कम हो, लेकिन मुझे एक सेंटेंस जरूर बोलना, मैं भी बीमार हूँ, इसलिए भैया वो मेरे से हो सकता है अत्यधिक बीमार हो या कम बीमार हो, मुझे इसे एनालाइज में नहीं पढ़ना है और ऐसे लोगों की सुननी नहीं है ज्यादा। अपने स्पॉन्सर लो और 12 कदम करो जी। और देखो करके तो देखो, टेस्ट का तो तभी पता लगेगा जी जब हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद जो टेस्ट आएगा वो अलग ही होगा। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू राजेश, थैंक यू। और अमित जी, आपने ना वो एक प्रश्न था ना, वो आपका जो आपने बोला था कि उसका आंसर आ गया कि वो सॉल्व करता है क्या प्रॉब्लम को, तो जी मैं बात करूंगी उसके ऊपर, क्योंकि 2-3 मिनट बचे हैं हमारे पास। हाँ नहीं नहीं 1 हम मिनट बचा है। यदि आप कंफर्टेबल हो तो समाप्ति प्रक्रिया के बाद में हमारा आफ्टर मीटिंग सेशन रहता है 11:15 तक। तो आप अगर तब तक रुक सकते हैं तो हम लोग समाप्ति प्रक्रिया ले लेते पहले, और नहीं तो आप पहले इसको उत्तर ले लीजिए। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट दे दीजिए प्लीज मेरे को ना। ये हमारा एक 31 अक्टूबर का डीआर है जी, उसमें दैनिक चिंतन में बिल्कुल क्लियर बोला है कि अगर मैं नीचे से वो 3 लाइनें पढ़कर ही सुना देता हूँ कि ये सदस्य और स्पॉन्सर होने के नाते मुझे पता है कि अगर मैं दूसरे लोगों को चिकित्सा, विवाह, गर्भ संबंधी समस्याओं में अपने विचार और सलाह देने के मुंह में फंस जाता हूँ, तब मैं असल में बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता हूँ। तो सारी प्रॉब्लम का हल नहीं है भाई साहब हमारे पास। मेरे को कहीं भी मेरे दिमाग में इस प्रकार की गलतफहमी ना हो। अगर ये गलतफहमी है तो मैं बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सलाहकार नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, किसी आदमी या औरत को मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उसे कैसे जीना चाहिए, लेकिन मैं यह शेयर कर सकता हूँ कि उनके जैसी परिस्थितियों में मैं बिना पिए हुए कैसे निकला, और ये के 12 कदम और परंपराएं मुझे अपने जीवन को जीने में कैसे मदद करती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसके संबंध में दे सकता हूँ। बाकी चीजों में मैं एक्सपर्ट नहीं है। हम लोगों को बाकी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट के पास जाना है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश भाई, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें प्रश्नों का जवाब दिया। आपका ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से, स्टेपिंग स्टोन समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और दोस्तों, समाप्ति प्रक्रिया का समय हो चुका है। राजेश जी, जानना चाहूंगा कि क्या आप